क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी ही जिंदगी में कैद हैं? आप हर दिन कुछ नया करने की कस्में खाते हैं, लेकिन आपका बर्ताव बिल्कुल आपके पुराने अतीत जैसा ही होता है। ये कहानी रोहन और प्रिया की है, दो ऐसे आम इंसान जो अपनी जिंदगी के सबसे घुटन भरे दौर से गुजर रहे हैं। रोहन का परफेक्शनिज्म उसे एक भी कदम आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, और प्रिया एक ऐसे दर्दनाक रिश्ते में फंसी है जिसे छोड़ने के अनजान खौफ ने उसे अंदर से खोखला कर दिया है। वे हर दिन खुद को कोसते हैं, ये मानकर कि शायद वे कमजोर और आलसी हैं या उनमें अनुशासन की भारी कमी है। लेकिन एक रात उन्हें एक ऐसा भयानक और गहरा सच पता चलता है जो उनके सोचने का नजरिया पूरी तरह से हिला देता है। उन्हें एहसास होता है कि जो चीज उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है वो बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि उनके ही भीतर छिपी एक अदृश्य शक्ति है। उनका अपना ही अवचेतन मन उन्हें सफलता से नहीं बल्कि बदलाव से बचा रहा है, क्योंकि वो उस बदलाव को एक जानलेवा खतरे के रूप में देखता है। उनके सामने एक विशाल पहाड़ खड़ा है, लेकिन ये पहाड़ जमीन पर नहीं, उनके अपने ही भीतर मौजूद है। क्या रोहन और प्रिया अपने अंदर चलने वाले इस खौफनाक संघर्ष को जीत पाएंगे? क्या वे अपने डरों का सामना करके उस अनजान भविष्य की तरफ कदम बढ़ा पाएंगे, या वे हमेशा के लिए अपनी ही जानी पहचानी दर्दनाक जिंदगी के कैदी बनकर रह जाएंगे? आइए जानते हैं इस कहानी में, जहां सबसे बड़ी और खतरनाक लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि खुद से है। रात के 11 बज चुके थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और कमरे के अंदर एक अजीब सी भारी खामोशी छाई हुई थी। 28 साल का रोहन अपने ग्राफिक डिजाइन का नया पोर्टफोलियो पूरी तरह से तैयार था। उसे बस एक पब्लिश बटन दबाना था, जो उसकी जिंदगी और करियर को एक नई दिशा दे सकता था। लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसके पेट में एक अजीब सी ऐंठन, असहजता हो रही थी। शायद यह अभी परफेक्ट नहीं है, उसने खुद से झूठ बोला। और अगले ही पल एक अनजाने डर से भागते हुए उसने लैपटॉप बंद कर दिया और अपना फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगा। उसने अपने दिमाग से कहा, बस 5 मिनट और, फिर मैं इसे पब्लिश कर दूंगा। लेकिन वो जानता था कि वो 5 मिनट कभी नहीं आएंगे। ये उसका रोज का संघर्ष था। वो पिछले 3 साल से अपनी खुद की एजेंसी शुरू करने का सपना देख रहा था, लेकिन कोई एक अदृश्य शक्ति थी जो उसे रोक रही थी। वो खुद को कोसता रहता था। उसे लगता था कि वो बेहद आलसी है और उसके अंदर अनुशासन यानी डिसिप्लिन की भारी कमी है। उसी कमरे में सामने वाले सोफे पर उसकी बचपन की दोस्त और रूममेट 26 साल की प्रिया बैठी थी। प्रिया का फोन लगातार बज रहा था। हर बार जब स्क्रीन पर उसके बॉयफ्रेंड कबीर का नाम चमकता, प्रिया के चेहरे पर एक गहरा दर्द और थकान उभर आती। उनका रिश्ता कब का खोखला हो चुका था। वो जानती थी कि उसे ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो हमेशा इस बातचीत से बचती रहती थी। उसे उस रिश्ते में घुटन होती थी, लेकिन अनजान भविष्य का डर उस घुटन से भी ज्यादा डरावना लगता था। इसलिए वो उसी रिश्ते में फंसी रही, ये सोचकर कि शायद कुछ बदल जाए। रोहन ने एक गहरी सांस ली और फोन को दूर फेंकते हुए कहा, प्रिया, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हम अपनी ही जिंदगी में कैद हैं? मैं हर रविवार को एक नई आदत शुरू करने की कसम खाता हूँ, और बुधवार आते आते सब खत्म हो जाता है। हम नए भविष्य के सपने देखते हैं, लेकिन हमारा बर्ताव बिल्कुल हमारे पुराने कल जैसा ही होता है। प्रिया ने उदास आंखों से रोहन की तरफ देखा। हाँ रोहन, ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है जो हमें आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा। मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इसे ढो रही हूँ। मैं इतनी कमजोर क्यों हूँ? रोहन की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो सीधा होकर बैठा और बोला, हम कमजोर नहीं है प्रिया। आज सुबह मैंने एक ऑडियो बुक सुनी, द माउंटेन इज यू, ब्रियाना वीस्ट, और सच कहूं तो इसके एक विचार ने मुझे अंदर तक हिला दिया है। जिस पहाड़ की तू बात कर रही है वो दुनिया या हालात नहीं है, वो पहाड़ हमारे अपने अंदर है। द माउंटेन इज इनसाइड यू। प्रिया ने भ्रमित होकर पूछा, मतलब ये कि हमें लगता है कि हम आलसी हैं, लेकिन असल में हमारा अवचेतन मन हमें सफलता से नहीं बल्कि बदलाव से बचा रहा है। हमारा दिमाग बदलाव को एक खतरे के रूप में देखता है। कार्ल जुंग ने कहा था कि हमारा अचेतन मन हमें उन परिस्थितियों में रखने के लिए कुछ भी करेगा जो हमारी जानी पहचानी है, भले ही वो जगह कितनी भी दर्दनाक या दुखी करने वाली क्यों ना हो। रोहन की आवाज में अब एक ठहराव था। उसने अपनी बात को अपनी जिंदगी से जोड़ते हुए कहा, मेरा वो परफेक्शनिज्म जिसके नाम पर मैं अपना पोर्टफोलियो पब्लिश नहीं कर रहा हूं, वो मेरी कोई खूबी नहीं है, वो मेरा बचाव है। मैं शुरुआत ही नहीं करता क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं या मुझ में कोई कमी ना निकल आए। और तेरा इस रिश्ते में टिके रहना प्यार नहीं है प्रिया, ये बस एक डर है कि बदलाव का सामना कैसे करोगी। ये सेल्फ सैबोटाज है।
प्रिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रूह का सच उसके सामने रख दिया हो। सेल्फ सैबोटाज मतलब मैं खुद अपनी दुश्मन हूं? दुश्मन नहीं, रोहन ने उसे समझाते हुए कहा। किताब कहती है कि यह हमारे दिमाग का हमारी रक्षा करने का एक तरीका है, जो हमारे पुराने घावों और उन ज़रूरतों से पैदा हुआ है जो कभी पूरी नहीं हुई। लेकिन इसका सबसे भयानक हिस्सा वो नहीं है जो बाहर से दिखता है। इसका असली नुकसान वो है जो ये खामोशी से हमारे अंदर करता है। हर बार जब हम किसी ज़रूरी चीज़ का सामना करने से बचते हैं तो हमारे अंदर का एक हिस्सा मर जाता है। हमारा खुद पर से विश्वास, सेल्फ ट्रस्ट खत्म हो जाता है और धीरे धीरे हम ये मान लेते हैं कि मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं नहीं बदल सकती। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार ये सन्नाटा घुटन भरा नहीं था। इसमें एक नई उम्मीद की किरण थी। दोनों को समझ आ रहा था कि उनके अंदर जो दो इंसान लड़ रहे हैं, एक जो आगे बढ़ना चाहता है और दूसरा जो सुरक्षित रहना चाहता है, उसी तनाव ने इस पहाड़ को जन्म दिया है। तो अब हम क्या करें? प्रिया ने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा। रोहन ने एक खाली डायरी और 2 पेन निकाले। एक पेन प्रिया की तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, सबसे पहला कदम है ईमानदारी। जिंदगी को दोष देना आसान है, लेकिन उन डरों और विश्वासों का सामना करना मुश्किल है जिन्होंने हमारे अंदर इस पहाड़ को खड़ा किया है। हमें ये मानना होगा कि ये सब हमारे भीतर से आ रहा है। हमें क्या लिखना है? सब कुछ, रोहन ने कहा। लिखो कि क्या काम नहीं कर रहा है। अपने डरों को लिखो, अपने उन पैटर्न्स को लिखो जिनसे तुम भागती हो, उन बातों को लिखो जिन्हें तुम जोर से कहने से डरती हो। दोनों ने लिखना शुरू किया। हर एक शब्द के साथ वो अनजाना डर जो उनके दिमाग में बस एक धुंधला सा साया था, अब पन्नों पर उतर रहा था। किताब का वो पहला सबक उनके सामने सच साबित हो रहा था। लिखने से डर को एक आकार मिलता है। वो निराकार डर अब एक ऐसा ढांचा बन चुका था जिस पर काम किया जा सकता था। पहली बार उन्हें अपने भीतर का वो पहाड़ कोई धुंधला एहसास नहीं, बल्कि डर और बचने की आदतों से बना एक असली ढांचा नजर आ रहा था। पहाड़ अब साफ दिखने लगा था, लेकिन इस पहाड़ की चढ़ाई का रास्ता अभी बहुत कठिन होने वाला था। उन्हें उस छुपे हुए चक्र को समझना था जो उन्हें बार बार नीचे खींच लेता था। उस रात डायरी के पन्नों पर अपने डर लिखने के ठीक 1 हफ्ते बाद रोहन और प्रिया की जिंदगी में एक अजीब सी उथल पुथल मच गई थी। कागज पर अपने डर को लिख लेना एक बात थी, लेकिन असल जिंदगी में उस पहाड़ पर चढ़ना एक बिल्कुल अलग संघर्ष था। रविवार की दोपहर थी। रोहन ने फैसला किया था कि आज वो किसी भी कीमत पर अपना पोर्टफोलियो ऑनलाइन पब्लिश करेगा। उसने अपनी कुर्सी सीधी की, माउस पर हाथ रखा, लेकिन जैसे ही उसका कर्सर पब्लिश बटन के करीब पहुंचा, उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट उठने लगी। अचानक बिना किसी कारण के उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पीछे खींच रहा हो। उसके दिमाग में हजारों सवाल एक साथ गूंजने लगे। अगर किसी को मेरा काम पसंद नहीं आया तो? अगर मैं फेल हो गया तो? क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? यह डर इतना हावी हो गया कि उसकी उंगलियां सुन्न पड़ गई। हार कर उसने लैपटॉप बंद कर दिया और गहरी सांसें लेने लगा। वो खुद से नफरत महसूस कर रहा था। उसी वक्त प्रिया अपने कमरे से बाहर आई। उसकी आंखें लाल थीं और गालों पर आंसुओं के निशान थे। उसने अभी अभी कबीर से फोन पर बात की थी। उसने सोचा था कि आज वो कबीर से साफ कह देगी कि वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहती है। लेकिन जब कबीर ने फोन उठाया और अपनी बातें थोपना शुरू की तो प्रिया के होंठ सिल गए। उसने फिर से अपनी भावनाओं को दबा लिया और चुपचाप सब सुनती रही। प्रिया ने सोफे पर धंसते हुए कहा, मैं कभी नहीं बदल सकती रोहन। मैंने आज भी उससे कुछ नहीं कहा। मैं उसी घुटन भरी जगह पर वापस लौट आई जो मुझे दर्द देती है। मैं इतनी डरपोक क्यों हूं? रोहन ने अपना लैपटॉप किनारे रखा और प्रिया के पास आकर बैठ गया। उसकी भी अपनी हार की चुभन ताजा थी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है प्रिया। मैंने अभी फिर से अपने काम को पब्लिश करने से खुद को रोक लिया। लेकिन मैंने आज सुबह किताब का अगला हिस्सा सुना है, और सच कहूं तो जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारी कमजोरी नहीं है। तो फिर ये क्या है? प्रिया ने झिझकते हुए पूछा। किताब में इसे द हिडन साइकिल यानी एक अदृश्य चक्र कहा गया है। हम जो भी करते हैं, चाहे वो मेरा ओवर थिंकिंग करना हो या तुम्हारा बार बार उसी दर्दनाक रिश्ते में टिके रहना, वो हमारी पर्सनालिटी नहीं है। वो बस एक डिफेंस मैकेनिज्म है। हम इसे इसलिए दोहराते हैं क्योंकि हमारा अवचेतन मन उन छुपे हुए नियमों का पालन कर रहा है जिन्हें हमने अनजाने में मान लिया है। रोहन ने प्रिया की आंखों में देखते हुए समझाया, तेरा कबीर के साथ रुकना प्यार नहीं है प्रिया, ये तेरा परिचित चीजों से जुड़े रहने का कमिटमेंट है। तेरा दिमाग सोचता है कि जो जाना पहचाना है वही सुरक्षित है, भले ही वो जगह कितनी भी दुखी करने वाली क्यों ना हो। और मेरा परफेक्शनिज्म, वो फेलियर के खतरे से बचने का मेरा तरीका है। प्रिया ने गहरी सांस ली।
लेकिन जब मैं बदलने की कोशिश करती हूँ तो मुझे इतनी घबराहट क्यों होती है? ऐसा लगता है जैसे मैं कोई बहुत बड़ा जुर्म कर रही हूँ या मेरी दुनिया खत्म होने वाली है। यही सबसे बड़ी बात है जिसे हमें समझना होगा। रोहन की आवाज में अब एक नई उम्मीद थी। किताब की लेखिका ब्रायना वीस्ट इसे एडजस्टमेंट शॉक कहती हैं। जब तुम कोई भी पुरानी आदत छोड़ती हो और कुछ नया करने की कोशिश करती हो तो तुम्हारा पूरा नर्वस सिस्टम पैनिक कर जाता है। हमारे शरीर का एक बेसलाइन होता है जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं, और शरीर सब कुछ पहले जैसा स्टेबल रखना चाहता है। जब तुम कबीर से अलग होने की कोशिश करती हो तो तुम्हारे शरीर को लगता है कि ये खतरा है। मतलब ये घबराहट और डर ये नहीं बताते कि मैं गलत रास्ते पर हूं? बिल्कुल नहीं, रोहन ने जोर देते हुए कहा। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर हमें डर लग रहा है तो हम उस काम के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। ये असहजता इस बात का सिग्नल है कि तुम अपने पुराने रूप को पीछे छोड़ रही हो और असली बदलाव हो रहा है। ये डर खतरे का नहीं बल्कि ग्रोथ का संकेत है। प्रिया को लगा जैसे उसके सीने से एक बहुत भारी बोझ उतर गया हो। वो हमेशा अपनी भावनाओं को अपना दुश्मन मानती थी। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी दुश्मन नहीं है प्रिया, वे सिर्फ सिग्नल्स हैं। जब तुम्हें कबीर की बातों पर गुस्सा आता है तो वो गुस्सा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी कोई बाउंड्री पार की जा रही है। तुम्हारी उदासी इसलिए है क्योंकि तुमने खुद को खो दिया है। हमें अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है बल्कि उन्हें सुनना है। रोहन ने अपनी डायरी खोली। लेकिन पहाड़ पर सीधे छलांग लगाकर नहीं चढ़ा जा सकता। जब हम रातों रात अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और हम वापस पुरानी आदतों में गिर जाते हैं। हमें रातों रात नया इंसान नहीं बनना है, हमें माइक्रो रेवोल्यूशंस यानी बहुत छोटे लेकिन पक्के कदम उठाने होंगे। प्रिया ने अपने आंसू पोंछते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, तो हमारा पहला छोटा कदम क्या होगा? किताब कहती है कि मोटिवेशन का इंतजार मत करो, एक्शन पहले आता है। हमें अपनी भावनाओं से अलग हटकर काम करना होगा। रोहन ने अपना लैपटॉप दोबारा खोला। मैं आज अपना पूरा पोर्टफोलियो पब्लिश नहीं करूंगा, मैं बस अपना सबसे अच्छा एक डिजाइन आज इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूंगा, बस एक। प्रिया ने अपना फोन उठाया। और मैं आज कबीर से ब्रेकअप की बड़ी बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं आज रात उसका फोन नहीं उठाऊंगी। मैं अपना फोन साइलेंट पर रख दूंगी और खुद को यह सोचने का समय दूंगी कि मैं असल में क्या चाहती हूं। उस रात कमरे में कोई जादू नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ी जीत नहीं मिली। रोहन के हाथ अभी भी कांप रहे थे जब उसने वो एक तस्वीर अपलोड की। प्रिया का दिल घबराहट से धड़क रहा था जब उसने कबीर की कॉल्स को इग्नोर किया। उनका दिमाग चीख चीख कर उन्हें रोक रहा था। ये एक भयानक मानसिक संघर्ष था। लेकिन उस रात उन्होंने अपने दिमाग के उस एडजस्टमेंट शॉक के आगे घुटने नहीं टेके। उन्होंने अपने उस अनजाने डर का सामना किया। वे पहाड़ की चोटी पर तो नहीं पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने आखिरकार चढ़ाई का पहला और सबसे मुश्किल कदम उठा लिया था। उनके अंदर का वो पहाड़ जो कल तक अजेय लगता था, आज उनके सामने थोड़ा सा छोटा हो गया था। उस रात के बाद लगभग 1 महीना बीत चुका था। छोटे छोटे कदमों यानी माइक्रो रेवोल्यूशन से रोहन और प्रिया ने अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव तो किए थे, लेकिन पहाड़ की चढ़ाई अभी भी थका देने वाली थी। कभी कभी उन्हें लगता था कि वे 1 कदम आगे बढ़ाते हैं और 2 कदम पीछे खिसक जाते हैं। ये एक लगातार चलने वाला मानसिक संघर्ष था। रविवार की एक शांत शाम थी। दोनों बालकनी में बैठे कॉफी पी रहे थे। डूबते सूरज की नारंगी रोशनी प्रिया के चेहरे पर पड़ रही थी। आज उसके चेहरे पर वो पुरानी घबराहट या घुटन नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। रोहन, प्रिया ने कॉफी का कप नीचे रखते हुए एक गहरी सांस ली। कल रात कबीर का फोन आया था। उसने फिर से मुझ पर चिल्लाना शुरू किया क्योंकि मैंने वीकेंड पर उससे मिलने से मना कर दिया था। पहले ऐसा होने पर मेरी छाती में भारीपन आ जाता था। मैं खुद को दोषी मानती थी और माफी मांगने लगती थी। मुझे लगता था कि मुझ में ही कोई कमी है। रोहन ध्यान से सुन रहा था। तो इस बार क्या अलग हुआ? इस बार मैं भागी नहीं। प्रिया की आवाज में एक ठहराव था। मैंने अपनी उन भावनाओं को दबाने की कोशिश नहीं की। किताब में कहा गया है ना कि हमारी भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं हैं, वे सिग्नल्स हैं। मैंने बचपन से यही सीखा था कि भावनाओं को दबा दो, मजबूत बनो, पॉजिटिव रहो। लेकिन कल मैंने अपने अंदर उठने वाले उस तूफान को महसूस किया। मैंने खुद से पूछा कि ये भावना मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है। प्रिया की आंखों में आंसू तैरने लगे, लेकिन ये दर्द के आंसू नहीं थे, ये आज़ादी के आंसू थे। मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर जो भयानक गुस्सा था वो इसलिए नहीं था कि मैं बुरी हूं। वो गुस्सा एक सिग्नल था कि मेरी बाउंड्री पार की जा रही है।
मेरी उदासी इसलिए थी क्योंकि मैंने इस रिश्ते में खुद को खो दिया था। मैं अपनी असली ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर रही थी। रोहन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, और जब तुमने उन सिग्नल्स को सुना तो क्या हुआ? मुझे अपने अतीत का एक बहुत बड़ा सच समझ में आया। प्रिया ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, हम इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने अपनी पीठ पर एक बहुत भारी बैग लादा हुआ है। ये बैग हमारे अतीत का है। मैं कबीर को इसलिए नहीं छोड़ पा रही थी क्योंकि बचपन से ही मैंने एक पहचान, आइडेंटिटी ओढ़ ली थी। एक अच्छी लड़की जो कभी शिकायत नहीं करती, जो सबका ख्याल रखती है। मैं ये मान बैठी थी कि अगर मैंने अपनी ज़रूरतें सामने रखीं तो लोग मुझे छोड़ देंगे। किताब कहती है कि असली आज़ादी तब मिलती है जब हम अपने अतीत के उस छोटे बच्चे के पास वापस जाते हैं जिसके साथ कभी न्याय नहीं हुआ, और उसे वो प्यार देते हैं जो उसे तब नहीं मिला। प्रिया के शब्दों में इतनी गहराई थी कि रोहन को भी अपने अंदर झांकने पर मजबूर होना पड़ा। ये उनके सफर का टर्निंग पॉइंट था। रोहन ने अपनी कॉफी का कप कस कर पकड़ लिया। तुम बिल्कुल सही कह रही हो प्रिया, हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम उस भारी बैग को नीचे नहीं रख देते। मेरा वो बैग मेरा परफेक्शनिज्म है। मैंने ये पहचान बना ली थी कि अगर मेरा काम 100% परफेक्ट नहीं है तो मैं किसी लायक नहीं हूं। मुझे लगता था कि मैं बहुत होशियार हूं, लेकिन असल में मैं अपनी भावनाओं और अपनी कीमत को बाहरी दुनिया पर आउटसोर्स कर रहा था। मैं दुनिया से वैलिडेशन मांग रहा था ताकि मुझे अपने खालीपन का सामना न करना पड़े। रोहन ने अपनी डायरी उठाई। लेकिन हम अपने पुराने माइंडसेट से एक नया भविष्य नहीं बना सकते। अगर हम पुरानी पहचान से चिपके रहेंगे तो हम हमेशा उसी चक्र में फंसे रहेंगे। हमें एक नए नॉर्थ स्टार की जरूरत है। हमें यह विजुलाइज करना होगा कि हम असल में बनना क्या चाहते हैं। रोहन ने प्रिया की आंखों में देखते हुए कहा, प्रिया, आंखें बंद करो। प्रिया ने झिझकते हुए आंखें बंद कर लीं। अब उस प्रिया के बारे में सोचो जो इस पहाड़ की चोटी पर खड़ी है। वो भविष्य की प्रिया कैसी है? क्या वो रात को अपने फोन को घूरती हुई कबीर के मैसेज का इंतजार कर रही है? क्या वो अपनी आवाज दबाकर किसी ऐसे इंसान को खुश करने की कोशिश कर रही है जो उसकी परवाह नहीं करता? नहीं, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके होठों पर एक मजबूत मुस्कान उभर आई। वो बहुत शांत है। वो अपनी बाउंड्रीज तय करती है। वो अकेले रहने से नहीं डरती। वो खुद से प्यार करती है। बिल्कुल, रोहन ने उत्साह से कहा। किताब का सबसे बड़ा रहस्य यही है। हमारा दिमाग उस भविष्य की तरफ नहीं जा सकता जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता। विजुअलाइजेशन कोई जादू नहीं है, ये हमारे दिमाग की रिहर्सल है। और सबसे बड़ी बात, हमें भविष्य की प्रिया बनने का इंतजार नहीं करना है। हमें आज इसी पल से उसके जैसी एक्टिंग करनी है। भविष्य की प्रिया आज क्या फैसला लेगी? प्रिया ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अब एक गजब की चमक और अटल उम्मीद थी। भविष्य की प्रिया आज इस घुटन भरे रिश्ते को खत्म करेगी और उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं होगा। रोहन ने भी खुद से वादा किया, और भविष्य का रोहन अपनी सफलता के लिए प्रेरणा का इंतजार नहीं करेगा। वो सिद्धांतों पर चलेगा, क्योंकि प्रेरणा खत्म हो जाती है लेकिन सिद्धांत हमारी पहचान बनाते हैं। भविष्य का रोहन आज अपना आधा अधूरा ही सही, लेकिन अपना काम दुनिया के सामने रखेगा और उसे फेल होने से डर नहीं लगेगा। बालकनी में बहने वाली हवा अब ठंडी और ताजा लग रही थी। महीनों के संघर्ष के बाद पहली बार उनके अंदर की लड़ाई शांत हुई थी। उन्होंने अंततः समझ लिया था कि उनके डरों को जीतना नहीं है, बल्कि उन्हें एक दिशा सूचक की तरह इस्तेमाल करना है। उन्होंने अपने अतीत का वो भारी बैग वहीं बालकनी के फर्श पर काल्पनिक रूप से पटक दिया था। अब पहाड़ कोई खौफनाक राक्षस नहीं था जो उन्हें रोक रहा था। अब वो पहाड़ एक रास्ता था, एक ऐसी चुनौती था जो उन्हें उस इंसान में ढालने वाली थी जो वे हमेशा से बनना चाहते थे। असली जीत बाहर की दुनिया में नहीं, उनके अपने भीतर हो रही थी। उस ऐतिहासिक रात को बीते 6 महीने हो चुके थे। बाहर हल्की हल्की सर्द हवा चल रही थी और सुबह की सुनहरी धूप रोहन और प्रिया के अपार्टमेंट में खिड़की से छनकर आ रही थी। कमरे का माहौल अब पहले जैसा घुटन भरा और भारी नहीं था। हवा में एक ताजगी और सुकून था। इन 6 महीनों में उनके अंदर एक ऐसा बदलाव आया था जिसे शब्दों में मापना मुश्किल था। प्रिया अपनी बालकनी में बैठी शांति से चाय पी रही थी। तभी उसके फोन की स्क्रीन चमकी। ये कबीर का मैसेज था जो 6 महीने बाद किसी नए नंबर से आया था। मुझे पता है तुम अभी भी मेरे बिना अकेली और दुखी होगी, हम मिल सकते हैं। 6 महीने पहले ऐसा मैसेज देखकर प्रिया के पेट में ऐंठन होने लगती। उसका दिल जोर से धड़कने लगता और वो एक अजीब से अपराध बोध और दर्द से घिर जाती। लेकिन आज प्रिया ने स्क्रीन देखी और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। उसके अंदर भावनाओं का कोई अंधड़ नहीं उठा।
उसने एक गहरी सांस ली, अपनी भावना को बिना किसी जजमेंट के पहचाना। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है और हल्का सा गुस्सा भी है। और फिर उसने बिना किसी घबराहट के उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। उसने पैनिक में आकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि सोच समझकर फैसला लिया। ये उसकी सबसे बड़ी जीत थी। इसे ही किताब में सेल्फ मास्टरी या खुद पर विजय कहा गया है। प्रिया अब अपनी भावनाओं को बाहरी दुनिया या किसी और इंसान पर आउटसोर्स नहीं करती थी। उसने खुद को मान्य करना सीख लिया था। अब उसे किसी कबीर की जरूरत नहीं थी जो उसे बताए कि वो सही है या गलत। वो खुद अपनी जिंदगी की लीडर बन चुकी थी। दूसरी तरफ रोहन कमरे के अंदर लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो आज किसी प्रेरणा का इंतजार नहीं कर रहा था। उसने सीख लिया था कि प्रेरणा एक धोखा है जो कभी भी खत्म हो सकती है। असली चीज सिद्धांत है। वो अब इस सिद्धांत पर जीता था कि लगातार काम करना कभी कभार की जाने वाली कड़ी मेहनत से कहीं बेहतर है। पिछले 6 महीनों में उसने अपनी खुद की डिजाइन एजेंसी शुरू कर दी थी। क्या उसे डर नहीं लगा? लगा। क्या उसे रिजेक्शन नहीं मिले? बिल्कुल मिले। लेकिन अब वो डर को अपनी असफलता का नहीं बल्कि ग्रोथ का संकेत मानता था। रोहन ने अपने कॉफी का मग उठाया और बालकनी में प्रिया के पास आ गया। पता है प्रिया, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैंने अपने तीसरे बड़े क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और सबसे अजीब बात यह है कि मुझे अब वो पुरानी एंग्जाइटी महसूस नहीं होती। प्रिया ने अपनी चाय का कप नीचे रखा और आसमान की तरफ देखते हुए बोली, ऐसा इसलिए है रोहन क्योंकि तुमने उस एडजस्टमेंट शॉक को पार कर लिया है। हमने अपने दिमाग को नए तरीके से जीना सिखा दिया है। लेकिन सच कहूं तो ये सफर आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं, रोहन ने हामी भरी। जब हमने पहली बार अपने अतीत के उस भारी बैग को नीचे रखा था तब हमें लगा था कि हमने सब जीत लिया। लेकिन किताब के आखिरी हिस्से ने हमें जो सिखाया वो सबसे ज्यादा जरूरी था। सिर्फ अतीत को छोड़ना काफी नहीं है, हमें उस भविष्य की कल्पना करनी होती है जिसे हम जीना चाहते हैं। हमारा दिमाग उस भविष्य की तरफ नहीं जा सकता जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, हमें भविष्य का वो इंसान बनने का इंतजार नहीं करना था, बल्कि आज से ही उसके जैसी एक्टिंग करनी थी। दोनों कुछ देर खामोश रहे। ये खामोशी उनके संघर्ष के सफल होने की गवाह थी। उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से रीस्टार्ट कर लिया था। रोहन ने अपनी वो पुरानी डायरी निकाली जिसमें उन्होंने पहली बार अपने डर लिखे थे। उसने डायरी का एक नया पन्ना खोला और कहा, अगर मुझे किसी ऐसे इंसान को रास्ता दिखाना हो जो आज भी उसी घुटन, उसी डर और उसी पहाड़ के नीचे खड़ा है जहां हम 6 महीने पहले थे, तो मैं उसे ये 5 बातें कहूंगा। रोहन ने लिखना शुरू किया और प्रिया उसे पढ़ती जा रही थी। ये वो कदम थे जो कोई भी इंसान अपनी जिंदगी बदलने के लिए उठा सकता था। 1. अपनी भावनाओं से भागना बंद करो। लिसन टू योर इमोशनल सिग्नल्स। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी उदासी, तुम्हारी एंग्जाइटी, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है। ये सिग्नल्स हैं जो तुम्हें बता रहे हैं कि जिंदगी में कहाँ बाउंड्रीज बनानी है और कहाँ बदलाव की जरूरत है। उन्हें दबाओ मत, उन्हें सुनो। 2. माइक्रो रेवोल्यूशंस। रातों रात अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश मत करो, तुम्हारा दिमाग डर जाएगा। छोटे छोटे कदम उठाओ। रोज 5 मिनट पहले उठो या कोई एक छोटी सी अच्छी आदत डालो। यही छोटे कदम एक दिन तुम्हारी नई पहचान बना देंगे। 3. प्रेरणा का नहीं, सिद्धांतों का इंतजार करो। ये मत सोचो कि जब तुम 100% तैयार या निडर महसूस करोगे तब काम शुरू करोगे। डर के बावजूद एक्शन लो, क्योंकि एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। 4. अपनी भावनाओं को आउटसोर्स करना बंद करो। स्टॉप आउटसोर्सिंग इमोशंस। अपनी कीमत और अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में मत दो। अगर कोई तुम्हें बुरा महसूस करा रहा है तो उस भावना को खुद वैलिडेट करो और कहो, मुझे बुरा लग रहा है और ये लाजमी है। खुद पर भरोसा करना सीखो। 5. सेल्फ मास्टरी। जब भी पैनिक हो तुरंत रिएक्ट मत करो। अपनी भावना को एक नाम दो, जैसे ये डर है। फिर शांत दिमाग से ये चुनो कि तुम्हें क्या प्रतिक्रिया देनी है। यही तुम्हारे अंदर की शांति का रास्ता है। डायरी बंद करते हुए रोहन ने प्रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहरी उम्मीद और संतुष्टि थी। तुम्हें पता है इस किताब का सबसे खूबसूरत सच क्या था? रोहन ने गहरी आवाज में कहा, कोई आखिरी चोटी नहीं है, कोई ऐसा परफेक्ट पल नहीं आएगा जब हम कहेंगे कि अब हमें और नहीं बदलना। असली मतलब इस चढ़ाई में है, डर पर हमेशा विकास को चुनते रहने में है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए रोहन के कंधे पर हाथ रखा। और जो पहाड़ हमें लगता था कि हमारी जिंदगी रोक रहा था, वो दुनिया नहीं थी, वो पहाड़ हम खुद थे। और उसे पार करके हमने असल में खुद को पा लिया है। हवा का एक ताज़ा झोंका आया और डायरी के पन्ने फड़फड़ाने लगे। उन पन्नों पर अब किसी हार का डर नहीं था, बल्कि एक नई, निडर और आज़ाद जिंदगी की कहानी लिखी जा रही थी।